हाँ चलिए, अब शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। और ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। बायोलॉजी के पहले चैप्टर साइटोलॉजी में कुल कितने प्रश्न थे? 137 ना? 137 प्रश्न याद हो गया है ना? अब ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर का नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी को समझना है दोस्तों। और हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन होता है? टिश्यू का अध्ययन होता है। टिश्यू का। अब टिश्यू क्या है तो क्वेश्चन करते करते आपको पता चल जाएगा कि टिश्यू क्या है और ये क्या क्या करते हैं। पहला प्रश्न कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप यानी शेप, कार्य और उत्पत्ति में समान, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी कोशिकाओं का समूह मिलकर ही क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी कोशिका का समूह बनेगा तो ऊतक बन जाएगा। कोशिकाओं के समूह में जितने कोशिका हैं उसके आकार, आकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनके कार्य भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनकी उत्पत्ति भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोशिका की उत्पत्ति कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। कोशिका की उत्पत्ति कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। मान लीजिए एक कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन से बना है और एक मियोसिस से बना है, तो दोनों मिलकर ऊतक बना लेगा? नहीं। कोशिका का समूह मिलकर ऊतक बनाएगा तो उस समूह में कोशिकाओं की उत्पत्ति भी समान होनी चाहिए, कार्य भी समान होनी चाहिए, आकार और आकृति भी समान होनी चाहिए। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समान उत्पत्ति समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। बिल्कुल पहला प्रश्न इसी पर था कि समान उत्पत्ति, समान कार्य और समान आकार के कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। दूसरा है कि ऊतक एक कोश के बहुकोश के दोनों जीवों में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। एक कोशिकीय सजीव जैसे जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसके शरीर में तो केवल एक कोशिका होता है और केवल एक कोशिका ऊतक नहीं बना सकता है। तो ऊतक केवल बहुकोशिकीय सजीव में होते हैं। एक कोशिकीय सजीव में तो केवल एक कोशिकाएं ही होते हैं और कुछ नहीं होते।
तो उत्तक केवल बहुकोशिकीय में होते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं, परंतु हम पाए जाते हैं बिल्कुल। पादप का परिभाषा ही है कि बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करे वही क्या है, पादप है, पौधा है। बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करे वो पादप है। बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करे वो जंतु है। कुछ एक कोशिकीय सजीव भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन उन्हें पादप नहीं कहते। एक सजीव पादप कहलाए, पौधा कहलाए, इसके लिए दो शर्तें हैं कि सजीव जो है बहुकोशिकीय होनी चाहिए और वो प्रकाश संश्लेषण करनी चाहिए। बात समझ गए ना? तो पादप तथा जंतु दोनों में ही क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। दोनों कथन क्या, सही कथन है एक और एक कोशिकीय सजीव में कोई उत्तक नहीं पाए जाते। तीसरा, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती, बात सही है। पौधे में भी यूकैरियोटिक कोशिका, जंतु में भी यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में ही यूकैरियोटिक कोशिका, बस दोनों के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ संरचनाओं का क्या होता है, अभाव होता है। अगर कुछ संरचना को छोड़ दे तो जो कोशिका पौधा में है वही कोशिका जंतु में है, दोनों का कोशिका यूकैरियोटिक है। अब सवाल है कि दोनों की कोशिका एक जैसे है लेकिन कोशिका का समूह यानी उत्तक एक जैसे, तो सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्यों है? जब दोनों की कोशिका लगभग एक समान है तो दोनों की कोशिका का समूह अर्थात उत्तक भी क्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौधे और जंतु के उत्तक बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग। तो पौधा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के उत्तक एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, क्यों? तो इसका पहला कारण है पौधों में कोई गति नहीं होता जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यानी पौधे को गति नहीं करना है तो पौधे को ऐसा उत्तक चाहिए जो उन्हें स्थिर रख सके, लेकिन जंतु को ऐसा उत्तक चाहिए जो उन्हें गति करा सके। तो इस कारण भी दोनों का उत्तक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि, इन कारणों से भी दोनों के उत्तक एक जैसे नहीं होते हैं। अब वृद्धि की बात करिएगा, एक तो पौधे में जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है, यानी जब तक पौधा जीवित है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं होता है। एक खास उम्र के बाद जंतुओं का ग्रोथ बढ़ता नहीं, रुक जाता और घटने ही लगता है। तो दोनों में वृद्धि होने के तरीके भी एक जैसे नहीं है, इसलिए दोनों के उत्तक भी एक जैसे नहीं है। जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। पौधे को कोई अंग की आवश्यकता नहीं है, जंतु को किडनी लीवर की आवश्यकता है, पौधा को है। तो जंतु को ऐसा उत्तक चाहिए जो उनके शरीर में किडनी लीवर जैसे अंगों का निर्माण कर सके, जबकि पौधा को उन उत्तकों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधा को जीवित रहने के लिए जंतु की तरह अंग नहीं चाहिए। और इसलिए दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी उपर्युक्त में सभी कारणों से पौधा और जंतु के उत्तक एक जैसे नहीं होते हैं, हालांकि इनके कोशिकाएं लगभग लगभग क्या है, एक समान है। तो दूसरा का उत्तर क्या होगा, डी होगा। दूसरा का उत्तर डी होगा। बात समझे कैसे? एक करे कि बी का ऑप्शन ठीक से समझाइए। आप पौधा का ग्रोथ देखे हैं ना,
पौधा का ग्रोथ होता है कि एक तना ज्यादा वृद्धि कर रहा है तो दूसरा तना कम। लेकिन जंतु में ऐसा होता है, जितना वृद्धि ये हाथ उतना वृद्धि ये हाथ। ऐसा नहीं कि दायां हाथ वृद्धि करते करते सरसरा गया है, अब बायां भी निकल रहा है, ऐसा है। तो हम लोग जंतु ही है, सबसे विकसित जंतु मानव ही है। तो मानव के भिन्न भिन्न अंगों में वृद्धि एक समान रूप से होती है, पौधों में ऐसा नहीं है। एक तना निकला ही है, दूसरा तना जो है ना बूढ़ा गया है, अब वो सूख कर गिरेगा। बात समझी कैसे? कभी कभी तो पौधा ऐसे ऐसे वृद्धि करता है कि खुद ही टेढ़ा हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? हिस्टोलॉजी शब्द, हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने दिया, मेयर ने दिया। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं के कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। बिल्कुल ये भी सही है। एक ऊतक की सारी कोशिका का आकार कार्य एक समान होता है, लेकिन सजीवों में कुछ ऊतक होते हैं जिसमें अलग अलग आकार और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका भी शामिल होती है। उदाहरण के लिए ब्लड एक प्रकार का क्या है? ऊतक है, जो मुख्यतः कितने कोशिका से बना है, लेकिन ये तीनों कोशिका का आकार एक जैसा और इनके कार्य भी एक जैसे। तो कुछ ऊतक हैं जिसमें विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, लेकिन ऐसा कुछ ऊतक है, ऐसा अधिकांश ऊतक नहीं है। अधिकांश ऊतक जो हैं, अधिकांश ऊतक जो हैं, उन ऊतकों में जितने भी कोशिकाएं हैं उनके आकार और कार्य क्या हैं। लेकिन कुछ ऊतक सजीवों में ऐसे भी रहते हैं, पौधे में भी और जंतु में भी, जिसमें अलग अलग आकार और अलग अलग कार्य कर सकने वाले कोशिकाएं मौजूद होती है। दोस्तों इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन को भी हम क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। दूसरा कथन गलत नहीं है, गलत नहीं है। पादपों में विभाजोत्की ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले समझिए कि अगर पादप की बात करिएगा, प्लांट की बात करिएगा, तो प्लांट के शरीर का निर्माण में कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र मिलकर पौधा का शरीर कुछ इस तरह से बना हुआ है। लेकिन अगर आप जंतु की बात करिएगा, जंतु का शरीर इस तरह से नहीं बना है। अगर जंतु की बात करिएगा, एनिमल की बात करिएगा, तो उसमें कोशिका मिलकर बनाते हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं जंतु का। तो सबसे पहले बहुकोशिकीय पौधा और बहुकोशिकीय जंतु के शरीर का निर्माण एक रूप से नहीं हुआ है। पौधे को कोई अंगों की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके शरीर में, पौधों के शरीर में ऊतक मिलकर अंग नहीं बनाते हैं। पौधों के शरीर में ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं?
उत्तक तंत्र बनाते हैं और फिर उत्तक तंत्र मिलकर बन जाता है पौधा का। लेकिन जंतुओं के शरीर में उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, अंग मिलकर, अंग तंत्र मिलकर। लेकिन पौधे की रचना प्रकृति ने कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें अंगों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप दोनों के शरीर की संगठनात्मक संरचना को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक पौधे के शरीर का संगठन किस प्रकार का है और एक जंतु के शरीर का संगठन किस प्रकार का है, इस बात को आप समझ रहे हैं? इतना समझ रहे, दोनों एक जैसे नहीं है। अब आइए, ये बात तो आप समझ गए। खैर यहां पर उत्तकों की बात करते हैं। अब देखिए, पौधे में दो ही प्रकार के उत्तक होते हैं। पौधे में दो ही प्रकार के उत्तक होते हैं। एक विभाजोत्तकी, ठीक है, एक विभाजोत्तकी यानी मेरी एस्टिमेटिक, और दूसरा अस्थाई। दूसरा अस्थाई। पौधे में कितने प्रकार के उत्तक? पौधे में दो एक प्रकार के उत्तक होते हैं, जंतु में 4। आने दीजिए, जंतु पर क्लियर हो जाएगा। तो पौधे में दो ही प्रकार के उत्तक होते हैं, विभाजोत्तकी उत्तक और अस्थाई उत्तक। पौधे के ऐसे उत्तक जिसमें विभाजन करने की क्षमता है, अर्थात नए कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? अब पौधे की ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है, अर्थात नए कोशिका बनाने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं? तो विभाजोत्तकी उत्तक मतलब वो उत्तक जो विभाजन कर रहा है, यानी नया नया कोशिका बना रहा है। अब वो उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गया, तो दो ही प्रकार के उत्तक। अब पौधे के शरीर में कहाँ है विभाजोत्तकी, कहाँ है अस्थाई, ये समझ लीजिए। विभाजोत्तकी उत्तक में लगातार विभाजन होते रहता है, लगातार लगातार विभाजन होगा तो लगातार नया कोशिका बनेगा, नया कोशिका बनेगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ। तो पौधे के जिस भाग में ग्रोथ हो रहा है, समझ जाइए वहां पर कौन है? पौधे के जिस भाग में ग्रोथ हो रहा है, चाहे तना बढ़ रहा है, पत्ती बढ़ रहा है, फल बढ़ रहा है, फूल खिल रहा है, समझिए वहां पर कौन उत्तक मौजूद है? वृद्धि कराने वाला उत्तक है विभाजोत्तकी। और ऐसा भाग जहां का ग्रोथ रुक गया है, अस्थाई हो गया, समझ जाइए वहां पर क्या है? तो पौधे के वे सभी भाग जहां वृद्धि हो रही है, समझिए वहां पर कौन उत्तक है? विभाजोत्तकी। अब पौधे के वे भाग जहां पर ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, समझिए वहां पर क्या है? अस्थाई। और पौधे जब अंकुरित होते हैं, यानी पौधे जब निकलते हैं, तो सबसे पहले उसमें कौन उत्तक बनता है? विभाजोत्तकी। पौधे के जन्म के तुरंत बाद पौधे में किन उत्तक का निर्माण होता है? और विभाजोत्तकी उत्तक विभाजन कराते 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 अंततः उस उत्तक के कोशिका द्रव समाप्त हो जाता है और विभाजन की क्षमता वे खो देते हैं और क्या बन जाते हैं? यानी अस्थाई उत्तक को कौन बनाता है? विभाजोत्तकी उत्तक ही जब विभाजन करते करते अपने विभाजन की क्षमता को खो देता है तो वो क्या बन जाता है? समझे? पौधे में मात्र कितने उत्तक? विभाजोत्तकी और मेरी एस्टिमेटिक, और कहां पर मेरी एस्टिमेटिक है, कहां पर परमानेंट है? क्लियर? अब सवाल करा कि पादपों में विभाजोत्तकी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये मृत उत्तक है और काष्ठ में परिवर्तित होता। गलत। एक उत्तक जो विभाजित होगा वो मृत हो ही नहीं सकता। मृत कोशिका में विभाजन नहीं होता। और कोशिका का कोशिका द्रव जब सूख जाता है तो कहते हैं कि कोशिका मृत हो गया। तो ये तो सरासर गलत है।
अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पौधों को लचीलापन प्रदान करते। विभाजोत की उत्तक का मुख्य काम वृद्धि करवाना है, ये लचीला फचीला सब प्रदान करना नहीं, गलत। ये केवल वृक्ष के छाल में, बिल्कुल नहीं। विभाजोत की उत्तक पौधे के उन सभी भागों में मौजूद रहते हैं जहां ग्रोथ हो रहा है, जहां वृद्धि हो रहा है। हर वृद्धि करने वाले भाग में कौन से उत्तक मौजूद रहते हैं? ये भी सरासर गलत। अब सही कौन होगा? इन उत्तकों के कोशिका के विभाजन के कारण पौधे में, बात समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाजोत्तकी उत्तक के संदर्भ में सही या जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है? बिल्कुल सही है। जीवित जो होगा वही विभाजन करेगा, मृत में विभाजन नहीं होगा। इस उत्तक के कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, गलत। पौधों के विभाजोत्तकी उत्तकों में कोशिका द्रव भरे रहते हैं काफी ज्यादा। अत्यधिक कोशिका द्रव के कारण विभाजोत्तकी उत्तक के भीतर रसधानियां का कोई काम ही, विभाजोत्तकी उत्तक में रसधानियां नहीं पाई जाती है। पौधों के विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाओं में रसधानियां, इसलिए यह कथन क्या है? बात समझ गए? रसधानियां पौधों के केवल अस्थायी उत्तक के कोशिका में ही पाया जाता है। रसधानियां पौधे के विभाजोत्तकी उत्तक के कोशिकाओं में एनी प्रॉब्लम है। शीर्षत विभाजोत्तकी उत्तरदायी। अब ध्यान दीजिए, विभाजोत्तकी उत्तक यानी मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू, विभाजोत्तकी उत्तक यानी मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षक यानी एपिकल, पार्श्व, लेटरल, तीसरा अंतर वेसी यानी इंटर सेलरी। विभाज पौधे के विभाजोत्तकी उत्तक कितने प्रकार के? तीन प्रकार। शीर्षत विभाजोत्तकी, पार्श्व विभाजोत्तकी और अंतर्वेशी विभाजोत्तकी। शीर्षत विभाजोत्तकी का काम है पौधा का लंबाई बढ़ाना। अब पार्श्व विभाजोत्तकी का काम है पौधा का मोटाई बढ़ाना या तनों का घेरा बढ़ाना। तनों का घेरा बढ़ेगा तबे पौधा का मोटाई बढ़ेगा। तो शीर्षत विभाजोत्तकी पौधे के लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। शीर्षत विभाजोत्तकी पौधे के लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जबकि पार्श्व विभाजोत्तकी पौधे के मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। और ध्यान रखिए कि लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। जब पौधा जन्म लेता है तो बहुत समय तक वो अपना केवल लंबाई बढ़ाता है, मोटाई नहीं बढ़ाता है। इसीलिए पौधा का लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि पौधा अपने वृद्धि काल के दौरान सर्वप्रथम अपने लंबाई को बढ़ाता है, मोटाई को, और जब पौधा का कुछ हद तक लंबाई बढ़ जाती है तब वो मोटाई बढ़ाना चालू। इसलिए पौधे में
लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है और उसका मोटाई का बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि अथवा लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन विभाजोत्की? शीर्षत विभोजोत्की। पौधे में मोटाई बढ़ाना या द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है? पार्श्व विभाजोत्की। अब समझिए किसके बारे में? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या है? ध्यान दीजिएगा, बात क्या करेंगे? अंतर्वेशी। अब ध्यान दीजिए कि पौधा जब लंबाई बढ़ाता है ना, क्या हुआ? वो कीड़ा सब बैठता नहीं, इसीलिए हो जाता है। हाँ, कहां पर आ रहे थे? हाँ, अंतर्वेशी। अब ध्यान दीजिए कि पौधा जब लंबाई बढ़ाता है ना बड़ी तेजी के साथ, यानी पौधे में वृद्धि जंतुओं के अपेक्षा बहुत तेज गति से होती है। लंबाई बड़ी तेजी से बढ़ता है पौधे में। तेजी से मतलब जंतु से अगर तुलना करें तो। अब बांस का पौधा तो आप जानते ही होंगे, क्या? बांस का पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है। बस मिट्टी से निकालिएगा 1 मिलीमीटर बढ़ जाएगा, इतना तेजी से बढ़ता है। और अगर पौधे की लंबाई बड़ी तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि पौधे के शीर्षत विभाजोत्की में विभाजन भी बहुत तेजी से होता है। विभाजन बड़ी तेजी से होता है तब ना नया नया कोशिका तेजी से बनता है और लंबाई में वृद्धि भी तेजी से। तो शीर्षत विभोजोत्की इतनी तेजी से बढ़ता है कि शीर्षत विभोजोत्की आगे बढ़ने के क्रम में उसका कुछ हिस्सा पीछे छूट जाता है। शीर्षत विभोजोत्की के बड़ी तेजी से विभाजन करने के कारण वो बड़ी तेजी से लंबाई को बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ता है, जिसके कारण उसका कुछ हिस्सा छूट जाता है, जो क्या कहलाता? अंतर। तो अंतर्वेशी किसका भाग है? शीर्षक का भाग है, जो पीछे छूट जाता है। और इसका काम है तने से जहां पत्ता निकलता है, जहां फूल निकलता है, उस आधार को मजबूत करना काम है किसका? बात समझ गए ना? समझ गए ना? पौधे का लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि या मोटाई बढ़ना, क्या होगा उत्तर? शीर्षक विभोजोत्की उत्तरदायी। वह उत्तर जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए सवाल का ऑप्शन मिस्टेक है, इसका उत्तर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए, तो उत्तक के लिए क्या होगा? लेकिन ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा था उसका हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण गलत तरीके से हो गया। और अगर इसी में आपको उत्तर देना है तो क्या दीजिएगा? ए दीजिएगा, वेरी गुड। लेकिन सही उत्तर देना है तो क्या दीजिएगा? क्या दीजिएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट। वह उत्तर जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब लंबाई बढ़ना, प्राथमिक वृद्धि का मतलब द्वितीयक वृद्धि। क्या वह ज्यादा समझ रहे हैं क्या? बहुत होशियार। एक लंबाई बढ़ाता है, दो मोटाई, तीन अस्थाई टिश्यू में बदल जाता है। एहसान, क्या बात है। संवहन ऊतक। पौधे में वो ऊतक जो परिवहन का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? संवहन ऊतक।
परिवहन ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? चूंकि पौधा में तो कोई अंग होते नहीं है, सारा काम ऊतक के करता है, तो ऐसे ऊतक जो परिवहन का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे के कैम्बियम किसका उदाहरण है? पार्श्व विभाजोत्की का उदाहरण है। रट मारिए इसको, पार्श्व विभाजोत्की का उदाहरण है। नेक्स्ट, अब क्या होगा? द्वितीयक वृद्धि का अर्थ है मोटाई बढ़ना, और ये काम है पार्श्व विभाजोत्की का। और कैम्बियम कैसा ऊतक है? पार्श्व विभाजोत्की ऊतक का एक प्रकार है। कैम्बियम पार्श्व विभाजोत्की का एक प्रकार है। क्लियर? तो इसका उत्तर कैम्बियम होगा। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है पार्श्व विभाजोत्की, या पार्श्व विभाजोत्की ऑप्शन में नहीं है तो किसी पौधे के तने के घेरे बढ़ाने का मतलब, तने के घेरे बढ़ाने का मतलब मोटाई बढ़ाना, तने के घेरे बढ़ाने का मतलब, और इसके लिए जिम्मेदार है पार्श्व विभाजोत्की। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस क्वेश्चन का भी उत्तर निकल जाना चाहिए। दोनों पौधे में अस्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। सही है। विभाजोत्की ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। बिल्कुल सही है। विभाजोत्की ऊतक वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, और एक समय वृद्धि करने का गुण समाप्त हो जाएगा, तो वही क्या कहलाने लगेगा? पौधे के जन्म के तुरंत बाद पौधे में बनने वाला ऊतक। दोनों कथन क्या है? अब देखिए, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री समझ रहे हैं ना? वैसे पौधे का वर्गीकरण तो बहुत विस्तृत है, लेकिन आप जितने भी पौधा देख रहे हैं जो फल देता है, जो फल देता है और फूल देता है, जो फल देता है और फूल, फल फूल देने वाले पौधा को एंजियोस्पर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधा का वर्गीकरण थोड़ा विस्तृत है, हम क्वेश्चन भाषा में बता रहे हैं। आवृत बीजी, केवल आवृत बीजी पौधे ही फल और फूल देते हैं और कोई नहीं। अर्थात पृथ्वी पर जितने पौधे जिसमें फूल और फल लग रहे हैं, निश्चित ही वो क्या है? आवृत बीजी है। अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म पौधा दो प्रकार के, एंजियोस्पर्म पौधा दो प्रकार के, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अब दोनों पौधा में बड़ी आसानी से हम अंतर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। सबसे पहले कि एक बीज पत्री में आप देख लीजिए, एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होते हैं। एक बीज पत्री के फल के भीतर जो बीज होते हैं उसमें बीज पत्र एक, और द्विबीज पत्री में दो बीज पत्र होते हैं। कितने बीज पत्र? जैसे उदाहरण में किसको लीजिए, जैसे उदाहरण में किसको लीजिए, गेहूं क्या है? एक बीज पत्री। गेहूं के बीज में कितने बीज पत्र? चनो क्या है? द्विबीज पत्री। चनो आप देखे होंगे, चना जो होता है उसके अंदर कितने बीज पत्र? दो बीज पत्र होते। तो एक बीज पत्री के बीज में एक बीज पत्र, द्विबीज पत्री के बीज में दो बीज पत्र। बीजों को लेकर अंतर कर सकते। दूसरा होता है कि एक बीज पत्री में रेशेदार जड़ होते हैं। कैसे जड़ होते हैं? रेशेदार जड़ होते हैं। एक बीज पत्री में रेशेदार जड़ होते हैं, जबकि द्विबीज पत्री में मूसला जड़ होते हैं। द्विबीज पत्री में
मूसलाधार होते हैं। मूसलाधार की पहचान है वो फैलते जाते, लेकिन रेशेदार जड़ फैलते वो तने के आधार से गुच्छे बनाकर निकलते हैं और कुछ ही दूरी में सिमटे रहते हैं। लेकिन मूसला जड़ में जड़ से जड़, जड़ से जड़, जड़ से जड़ निकल के आपके दरवाजे पर है पौधा, तो समझिए उसका जड़ पड़ोसी के घर के अंदर तक होगा। इतना फैलता कौन? तो एक बीज पत्री में कैसा जड़? रेशेदार जड़। दुई बीज पत्री में मूसला जड़। उसके बाद एक बीज पत्री का जो पत्ता होता है ना, एक बीज पत्री का जो पत्ता होता है उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। उसमें क्या होता है? समांतर सिरा विन्यास होता है। एक बीज पत्री का जो पत्ता होता है ना उसमें क्या होता है? समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास होता है। द्विबीज पत्री का जो पत्ता होता है ना, द्विबीज पत्री का जो पत्ता होता है ना उसमें जालिकाबद्ध सिरा विन्यास होता है। जालिकाबद्ध। आप ऐसे पत्ते देखे हैं आम का, अमरूद का, जामुन का, पीपल का, सारा का पत्ता इसी तरह होता है। यानी वो क्या है? केला का पत्ता, नारियल का पत्ता, गेहूं का पत्ता, मक्का का पत्ता, ये सब कैसे पत्ते? तो आप एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री का पहचान बीज के आधार पर, जड़ के आधार पर और पत्ते के आधार पर कर सकते। एक बीज पत्री में तना जो होता है ना खोखला होता, खोखला। द्विबीज पत्री का तना खोखला नहीं होता, मजबूत। गेहूं का तना देखे हैं? हाँ, गेहूं के तना के बीच में खोखला। बांस देखे हैं? बीच में खोखला। आम, अमरूद, इन सब का तना देखे हैं? हाँ, इतने मजबूत कि आप उस पर चढ़ जाइए फल तोड़ने। समझे? ऐसे पौधे जो फूल और फल देते हैं वो कौन पौधे हैं? एंजियोस्पर्म पौधे को कितने भाग में बांटा गया है? एक बीज पत्री और एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री का जड़ भी अलग अलग, पत्ता भी अलग अलग, बीज भी अलग अलग, फूल भी अलग अलग। एक बीज पत्री का जो फूल खिलेगा एकदम छोटा होगा, उसमें बहुत सारे लाइनिंग नहीं रहेगा। एक बीज पत्री का फूल जो होते हैं बहुत आकर्षक नहीं रहेगा, उसमें पंखुड़ियां भी बहुत कम होगा। और द्विबीज पत्री के फूल आकर्षक होते हैं, पंखुड़ियां बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? अब आप जानते हैं कि रेशेदार जड़ के भरोसे कोई पौधा ज्यादा फैल सकता है? नहीं। तो एक बीज पत्री छोटे आकार के पौधे हैं, बड़े बड़े वृक्ष एक बीज पत्री नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? द्विबीज पत्री। सवाल ये है कि एक बीज पत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, यानी उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसमें पार्श्व विभाजोत्की अर्थात कैम्बियम का क्या होता है? एक बीज पत्री पौधे जैसे धान का पौधा, गेहूं का पौधा, मक्का का पौधा, केला का पौधा, नारियल का पौधा बहुत ज्यादा मोटाते नहीं है। उसका तना भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होता है। नारियल के तना में कोई दम रहता जी? तो द्वितीयक वृद्धि अर्थात उसकी मोटाई क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उसमें पार्श्व विभाजोत्की अर्थात कैम्बियम निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं? प्राथमिक विभाजोत्की यानी सबसे पहले बनने वाला विभाजोत्की कौन है? अच्छा, अंतर्वेशी इसी का न भाग है? सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? अंतर्वेशी शीर्षक का ही भाग है।
पपीता कैसा प्लांट है? पपीता। अब पपीता का पत्ता जाके चेक करना है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर इतने इतने पौधे वैज्ञानिकों ने खोजे हैं ना, कि हर पौधे में हम तय करने लगे कि कौन एक बीजपत्री दो बीजपत्री है, तो पेड़ को पहचानते रह जाएंगे, उम्र बीत जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझे ना? इसलिए दोस्तों, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में नहीं। और हम बायोलॉजी के जानकार हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो हम सब कुछ बताने के योग भी नहीं है। बेशक आपके मन मस्तिष्क में हजारों प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन उन हजारों प्रश्न के जवाब देने में हम सक्षम नहीं है। तो पहले जो बता रहे हैं दोस्तों, उस पर ध्यान देना है। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजोत्कीक द्वारा? किसके द्वारा? और संवहन ऊतक समझ रहे हैं ना? ऐसे ऊतक जो परिवहन का काम करते उसे क्या कहते हैं? संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक के निर्माण में मुख्य रूप से कौन भाग लेते हैं? पार्श्व विभाजोत्की भाग लेते हैं। पार्श्व विभाजोत्की। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कि पौधे में जो अस्थाई ऊतक होते हैं, आप जानते हैं कि वे ऊतक जिसके कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अब अस्थाई ऊतक दो प्रकार के, एक सिंपल परमानेंट यानी, और दूसरा जटिल अस्थाई ऊतक। पौधे के ऐसे ऊतक जिनके कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? और अस्थाई ऊतक दो प्रकार के, सरल अस्थाई और जटिल अस्थाई। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए, सरल अस्थाई वो ऊतक है जो समान प्रकार के कोशिका से बने हैं, और जटिल अस्थाई वो ऊतक है जो अलग अलग कोशिकाओं से बने हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या है? जटिल। ऐसे अस्थाई ऊतक जो एक ही प्रकार के कोशिका से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? सरल अस्थाई। ऐसे अस्थाई ऊतक जो अलग अलग कोशिकाओं से बनते हैं, उसे, अब आप कहिएगा अलग अलग कोशिका से ऊतक नहीं बनता है। परिभाषा तो ये पढ़े थे कि समान कोशिका से ऊतक बनता है। तो आपको एक प्रश्न में हम बताए थे कि कुछ ऊतक हैं जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते, वो कौन ऊतक हैं? अब सरल अस्थाई भी दो प्रकार के, पेरेन कायमो कोलेन कायमो कोलेन एस्केलेरेन एस्केलेरेन कायमो, ये तीनों कैसे ऊतक है? सरल अस्थाई। मतलब इन तीनों ऊतक का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिका से हुआ है। और जटिल अस्थाई दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा एस्केलेरेनकाइमा कैसा ऊतक? क्योंकि इन ऊतकों का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। जाइलम फ्लोएम कैसा कैसा ऊतक? क्योंकि जाइलम फ्लोएम का निर्माण अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर हुआ, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी है जटिल अस्थाई। तो पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा एस्केलेनकाइमा क्या है? जाइलम फ्लोएम क्या है? क्लियर हो गया? मृदुतक यानी कैसा? सरल।
कोलेनकाइमा को हिंदी में बता देंगे। निम्नलिखित किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? देखिए, मृदु ऊतक, पेरेनकाइमा, स्थूल कोण, कोलेनकाइमा, दृढ़, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा जीवित कोशिका से बना होता है, जबकि दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका से बना होता है। मृदु ऊतक जीवित कोशिका से, स्थूल कोण ऊतक जीवित कोशिका से, लेकिन दृढ़ यानी स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका से बना होता है। ऐसा कोशिका जिसमें कोशिका द्रव भरे पड़े हैं वो जीवित है। ऐसा कोशिका जिसका कोशिका द्रव सूख गया समझिए वो मर गया। और मृत कोशिका से बना भाग काफी मजबूत होते हैं, अजीवित कोशिका से बना भाग काफी कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए नाखून का अग्रभाग मृत कोशिका से बना है और उसमें इतना पावर है कि आप उससे हमला कर सकते हैं। त्वचा जीवित कोशिका से बना है और उसमें इतनी कम क्षमता है कि रगड़ा लेने से खून निकल जाता है कि ना है जी? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मृत कोशिका से बना भाग काफी मजबूत होते हैं, अजीवित कोशिका से बना भाग काफी, हाँ, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक जीवित कोशिका से बने हैं, ये उतने मजबूत, जबकि दृढ़ का मतलब है होता मजबूत। और ये इसलिए मजबूत है क्योंकि ये मृत ऊतक से बने। होता क्या है, जीवित कोशिका में 80% पानी है ना, तो जो भाग जीवित कोशिका से बना है उसमें 80% क्या है, पानी। या पानी से मजबूती है जी। जो मृत कोशिका होता है उसका पानी गायब है, अब वो पूरा मजबूत होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका होती है? मृदु ऊतक और विभाजोत्की ऊतक तो पूरी तरह से जीवित कोशिका से बना होता है। अस्थायी ऊतक में मृदु ऊतक स्थूल कोण जीवित से बना होता है और दृढ़ ऊतक मृत कोशिका से। मृदु ऊतक का मुख्य काम क्या है? आप जानते हैं कि पौधा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बहुत ज्यादा बनता है। अब उतना पौधा को जरूरत है नहीं, इसलिए भोज्य पदार्थ को संग्रह करना पड़ता है। तो भोज्य पदार्थ के संग्रह पेरेनकाइमा ऊतक करता है। कौन ऊतक? पेरेनकाइमा ऊतक। एरेनकाइमा किन पौधे में पाया जाता है? हाँ, देखिए, एरेनकाइमा ऊतक केवल जलीय पौधे में पाए जाते हैं, या यूं समझिए कि जलीय पौधा को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटस। जलीय पौधा को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटस कहते हैं। और जलीय पौधा में पेरेनकाइमा ऊतक कन्वर्ट होकर के क्या बन जाता है? एरेनकाइमा ऊतक। यानी जलीय पौधा का पेरेनकाइमा बदल कर बन जाता है और एरेनकाइमा का काम है जलीय पौधा को तैरने में मदद करना। और पेरेनकाइमा का काम है स्थलीय पौधा में भोजन का संग्रह करना। तो स्थलीय पौधे में कौन ऊतक? जलीय पौधे में पेरेनकाइमा के जगह एरेनकाइमा का काम है जलीय पौधा को तैरने में, पेरेनकाइमा का काम है स्थलीय पौधा में भोजन का। बताइएगा, वायु तक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरेनकाइमा, वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर ओलिग्निनी एक कार्बनिक पदार्थ है, ओलिग्निनी एक
स्थूलन का मतलब होता है मोटा मोटा मोटा। स्थूल का मतलब, तो मिलते हैं। तो ये है कोलेन। इसका हिंदी नाम ही क्या है? हाँ सॉरी सॉरी, कोलेन कायमा। कोलेन कायमा का हिंदी नाम ही क्या है? अब स्थूल कौन हिंदी में देता तो आप तो तुरंत पकड़ लेते हैं। नहीं पकड़ लेते, इसीलिए इसको अंग्रेजी में लिखा है कोलेन कायमा। तो कोलेन कायमा ऊतक का कोशिका कोना पर क्या होता है? मोटा मोटा। किसके उपस्थिति से? इसीलिए इसका हिंदी नाम क्या है? स्थूल कोण ऊतक, यानी वो ऊतक जिसका कोशिका कोना पर मोटा है, स्थूल कोण ऊतक। निम्नलिखित में कौन ऊतक तरुण पौधा, तरुण पौधा मतलब झाड़ी वाला पौधा में पाया जाता, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं। स्थूल देखिए, पौधा का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, सॉरी तीन भागों में। हर्ब, सर्ब और ट्री। शाकीय पौधा, झाड़ी पौधा और वृक्ष। शाकीय पौधा जैसे मटर, झाड़ी वाला पौधा जैसे गुलाब। अब वृक्ष तो आप समझ ही रहे होंगे। तो पौधे के आकार प्रकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के, आकार यानी पौधे के साइज, साइज के आधार पर पौधे को कितने भागों में, हर्ब सर्व और ट्री। एकदम छोटे छोटे पौधे, मझोले पौधे, बड़े बड़े पौधे। तो ये जो कोलेन कायमो है वृक्ष में नहीं पाया, इन दोनों पाया जाता, लेकिन वृक्ष में कोलेन कायमा उत्तक वृक्षों के पौधे के कोशिका में, सॉरी कोशिका हम कह रहे हैं उत्तक, कोलेन कायमा उत्तक वृक्ष के शरीर में पाया नहीं जाता है। केवल शाकीय और दिवाली है ना जी, शाकीय और झाड़ी वाला पौधे में ये बात सही है। बच्चा सब रहता तभी पता चलता त्योहार है ना। तो शाकीय झाड़ी वाले पौधे में ही केवल पाए जाते कौन उत्तक, स्थूल कौन उत्तक, स्थूल कौन उत्तक वृक्ष में। आगे का क्वेश्चन कर ले, स्पीड बढ़ाएंगे होता क्या, इतना समझाने पड़ता है ना कि स्पीड नहीं हो पाते। अब एक दिन में कम से कम 30-35 नहीं करवाएंगे तो दिक्कत है क्या? क्या है? पेड़ में ट्रिपल लिख के लाइए ना, लिखिए उस पर क्या पूछते। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में। क्लिम्बर, ना इसकी तो जानकारी हमको नहीं।